आज से 150 साल पहले एक छोटे से कॉटन ट्रेडर ने भारत को बदलने का सपना देखा। हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप की। ईयर 1839 में गुजरात के नवसारी में सर जमशेदजी टाटा का जन्म होता है। उनके पिताजी का नाम नौशेवारजी टाटा और माताजी का नाम जीवनबाई टाटा था। जमशेदजी पारसी समुदाय से ताल्लुक रखते थे। उनके परिवार में जमशेदजी के पिताजी पहले बिजनेसमैन थे। जमशेदजी 14 साल की उम्र में अपने पिताजी के साथ में मुंबई चले आए। यहीं पर उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और अपने पिताजी के बिजनेस में हाथ बटाने लगे। अगले 10 साल की मशक्कत के बाद उनका बिजनेस काफी बड़ा बन जाता है, लेकिन जमशेदजी कॉटन ट्रेड करके सेटिस्फाई नहीं थे। वह क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का प्लान डालना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने 1868 में 21,000 की लागत से एक बिजनेस शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने एक दिवालिया कारखाने को खरीदा और उसे रुई के कारखाने में कन्वर्ट कर दिया और उसका नाम अलेक्जेंडर मिल रखा। बाद में उन्होंने इसे अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ बेच दिया। इस पैसे के साथ उन्होंने 1877 में नागपुर में एक रुई का कारखाना लगाया। उस समय महारानी विक्टोरिया भारत की रानी थी, इसीलिए इस फैक्ट्री का नाम इम्प्रेस मिल रखा गया। उस समय जब जमशेदजी ने नागपुर में फैक्ट्री डाली तब उनकी काफी आलोचना हुई, क्योंकि उस समय मुंबई को कॉटन का हब कहा जाता था। लेकिन जमशेदजी काफी अच्छे बिजनेसमैन थे। नागपुर में उन्होंने 4 कारणों से कॉटन की फैक्ट्री लगाई। पहला, कपास का उत्पादन आसपास के इलाकों में होता था। दूसरा, रेलवे जंक्शन समीप था। तीसरा, पानी और ईंधन की भारी मात्रा। और चौथा, सस्ते वर्कर। लेकिन कॉटन मैन्युफैक्चरिंग करना उनके लिए इतना इजी नहीं था। मिल के वर्कर अपने काम के लिए सीरियस नहीं थे। ऑलमोस्ट 20% वर्कर अपसेंट हो जाते, हफ्तों की छुट्टी लेते थे, ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाते थे। जमशेदजी ने इसके लिए एक इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने वर्कर्स के लिए प्रोविडेंट फंड की शुरुआत की। अब वर्कर को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलने वाली थी। उन्होंने वर्कर्स के लिए इंश्योरेंस करवाया और वर्कर्स के लिए फैमिली डे और स्पोर्ट डे जैसे इवेंट ऑर्गेनाइज कराए। इन्हीं इवेंट में अच्छे परफॉर्म करने वाले वर्कर्स को सबके सामने रिवॉर्ड किया जाता था। इन्हीं कारणों से वर्कर काफी वैल्यूड फील कर रहे थे, जिससे उनकी अटेंडेंस भी बढ़ी और काम के प्रति रुचि भी बढ़ने लगी। उनकी स्कीम इतने फ्यूचरिस्टिक थी कि तब तक दुनिया में किसी ने भी इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया था। ईयर 1818 में जमशेदजी ने देखा कि इंडिया में इंडिपेंडेंस की डिमांड बढ़ती जा रही है। जमशेदजी का मानना था इंडिया को इंडिपेंडेंस होने के लिए और इंडिपेंडेंस को सस्टेन करने के लिए इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा और डेली इसेंशियल प्रोडक्ट को इंडिया में ही बनाना होगा। इसके लिए उन्होंने इंडिया में अलग अलग बिजनेस बनाना चालू कर दिए। उन्होंने सबसे पहले पंचगनी के पहाड़ों में स्ट्रॉबेरी फार्मिंग चालू की, जिसका इम्पैक्ट यह पड़ा कि आज भी पंचगनी स्ट्रॉबेरी फार्मिंग और जाम फैक्ट्री के लिए जाना जाता है। जमशेदजी यहाँ तक नहीं रुके। जमशेदजी ने बेंगलोर में टाटा सिल्क फार्म ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की। उन्होंने देखा कि मैसूर और बेंगलोर का वेदर फ्रांस जैसा है, इसीलिए फ्रांस से ब्रीड होने वाले सिल्क वॉर्म्स को भारत ले आए। मैसूर और बेंगलोर में उन्होंने जमीनें खरीदी और लोकल फार्मर से सिल्क वॉर्म्स की ब्रीडिंग करवाई। जमशेदजी अपने होम टाउन बॉम्बे को काफी पसंद करते थे। वो जानते थे कि शहर की डेवलपमेंट के लिए एक वर्ल्ड क्लास होटल की जरूरत है, इसीलिए उन्होंने 1898 में ताज होटल बनाना चालू कर दिया। उन्होंने पर्सनली कंस्ट्रक्शन और डिजाइन का काम संभाला। 4 करोड़ 21 लाख की लागत से 1903 में होटल को पब्लिक के लिए ओपन किया गया। यह बॉम्बे का पहला होटल था जिसकी लाइट बिजली से चलती थी। जमशेदजी ने और भी बिजनेस करे, लेकिन उनका सबसे बड़ा इनिशिएटिव था स्टील का बिजनेस स्टार्ट करना। भारत में कंस्ट्रक्शन, रेलवे, मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करने के लिए स्टील की जरूरत थी। इसीलिए उनका सपना था इंडिया में स्टील का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलना। उन्होंने अपने लाइफ के 17 साल इंडिया में हाई क्वालिटी आयरन ढूंढने में लगा दिए, क्योंकि हाई क्वालिटी स्टील के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल आयरन होता है। फाइनली उन्हें 1899 में बंगाल प्रोविंस में रिच आयरन रिजर्व मिले।
फिर उन्होंने तुरंत माइनिंग करना शुरू कर दिया और स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगवाया। लेकिन जमशेदजी खुद भारत में स्टील बनते नहीं देख पाए, क्योंकि ईयर 1904 में 65 साल की एज में उन्होंने आखिरी सांसें ली। जमशेदजी के विजन काफी बड़े थे, जिनका जीते जी पूरा होना पॉसिबल नहीं था। उनके विजन को पूरा करने की जिम्मेदारी ली उनके बेटे दोराबजी टाटा ने। जमशेदजी इंडिया में एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलना चाहते थे जो वर्ल्ड क्लास रिसर्चर और साइंटिस्ट प्रोड्यूस करे। इसीलिए दोराबजी टाटा ने मैसूर के राजा से मदद ली और 1909 में बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की। सीवी रमन इसके पहले डायरेक्टर बने। आगे चलकर IIFC के साइंटिस्ट ने इंडिया के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर परम और फर्स्ट एयरक्राफ्ट हंसा के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूट किया। एजुकेशन के अलावा जमशेदजी ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एक हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्लांट का सपना देखा था। इस प्रोजेक्ट में गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर में पड़ने वाले दूध सागर फॉल का यूज करके पावर जनरेशन किया जाना था। दोराबजी ने 7000 वर्करों का यूज किया और आर्टिफिशियल लेक, डैम, चैनल बनवाए। 1911 में प्लांट बनके रेडी हो गया और मुंबई की कई मिल और बिजनेस को इसी पावर प्लांट से पावर सप्लाई की जाती थी। और आज हम इसी कंपनी को टाटा पावर के नाम से जानते हैं। जमशेदजी ने जो स्टील प्लांट का काम चालू किया था उसे उनके बेटे दोराबजी ने पूरा किया। 1907 में उन्होंने एक लिमिटेड कंपनी बनाई और कॉटन के लिए 23 करोड़ का IPO अनाउंस किया। उस समय स्वदेशी आंदोलन के चलते 2 हफ्तों में 8000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया। कंपनी का नाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को नाम रखा गया और फाइनली 1912 में टिस्को ने पहला स्टील प्रोड्यूस किया। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद 1914 में वर्ल्ड वार 1 चालू हुआ और ब्रिटेन की स्टील डिमांड एकदम से बढ़ गई। उन्हें टैंक, ट्रक, रेलवे पटरी बनाने के लिए स्टील चाहिए था। टिस्को के प्लांट ने दिन रात काम करके स्टील की डिमांड को पूरा किया। फाइनली टिस्को के इसी काम को देखकर ब्रिटिशर्स ने टिस्को का प्लांट जिस शहर में था उसका नाम जमशेदपुर और रेलवे स्टेशन को टाटा नगर नाम दिया। दोराबजी के लीडरशिप में टाटा ग्रुप का बिजनेस कई गुना बढ़ा। सन 1932 में दोराबजी टाटा की डेथ हो गई, लेकिन जाने से पहले उन्होंने टाटा ग्रुप में स्टील, पावर, कंज्यूमर प्रोडक्ट, इंश्योरेंस के बिजनेस शुरू कर दिए थे। दोराबजी के बाद 1938 में JRD टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। JRD टाटा ने सबसे पहले 1925 में बिजनेस ज्वाइन किया था और टिस्को के प्लांट में काम सीख रहे थे। ईयर 1929 में भारत में जारी पहला पायलट लाइसेंस हासिल किया। उन्हें एविएशन में काफी इंटरेस्ट था, इसीलिए उन्होंने 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की। ये एयरलाइंस पैसेंजर और कार्गो प्रोवाइड करने वाली इंडिया की पहली एयरलाइंस थी। इसकी पहली फ्लाइट खुद JRD टाटा ने उड़ाई थी। इसके बाद वह इंडिया के फर्स्ट कमर्शियल पायलट बन गए। चेयरमैन बनने के बाद JRD टाटा ने देखा कि सोडा ऐश, कॉस्टिक सोडा जैसे केमिकल इंडिया के बाहर से इंपोर्ट हो रहे थे। ये केमिकल ऐसे थे जो टेक्सटाइल, ग्लास, सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज होते थे। वे चाहते थे कि इस तरह के केमिकल्स को इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाए। इसीलिए 1939 में केमिकल प्लांट की शुरुआत की। गुजरात के मीठापुर टाउन में, जो आज टाटा सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग भी करता है। केमिकल का बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन JRD टाटा का ड्रीम एयरलाइंस बिजनेस ग्रो करना बाकी था। वर्ल्ड वार 2 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सभी प्लेन को सीज कर दिया, जिस कारण टाटा एविएशन रातों रात बंद पड़ गई। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वार खत्म हुआ, वैसे 1946 को JRD टाटा ने एयरलाइन बिजनेस में एंट्री की और एयर इंडिया की शुरुआत की। एयर इंडिया अपनी क्रू की वार्म और अटेंडेंस के लिए जाना जाता था। वह वर्ल्ड क्लास सर्विस प्रोवाइड करते थे। एयरलाइंस अपने टाइम शेड्यूल के लिए काफी फेमस था।
एयर इंडिया को जेआरडी अपने बच्चे की तरह ग्रो कर रहे थे। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने एक झटके में इस बिजनेस को छीन लिया। इंडिपेंडेंस के बाद देश की सारी ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में चली गई। गवर्नमेंट का मानना था सभी तरह की ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज प्रॉफिट से ज्यादा पब्लिक की सर्विस में फोकस करना चाहिए, इसीलिए 1953 में इसे नेशनलाइज कर दिया गया। एयरलाइन सेटबैक होने के बाद भी जेआरडी टाटा ने टाटा ग्रुप को ग्रो करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने देखा कि इंडिपेंडेंस के बाद भी देश में कोई इंडियन कॉस्मेटिक ब्रांड नहीं है, इसीलिए उन्होंने लैक्मे की शुरुआत की। लैक्मे एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब लक्ष्मी होता है। जेआरडी टाटा ने जमशेदपुर में एक रेल इंजन बनाने वाली फैक्ट्री को खरीदा और शुरुआत की टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग कंपनी, जिसके बाद में इसका नाम टेल्को कर दिया गया। टेल्को सिर्फ रेलवे के लिए इंजन बनाती थी, लेकिन बाद में जेआरडी टाटा ने जल्द ही ट्रक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंड कर दिया। उन्होंने टाटा 407 लॉन्च कर दिया, जो स्लिम और अपने डिजाइन के लिए पॉपुलर था। इसने इंटरनेशनल ब्रांड को बीट करते हुए 70% मार्केट को कंप्लीट कर लिया। इंजन और ट्रक बनाने वाली टेल्को कंपनी को आज हम टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं। बिजनेस के अलावा जेआरडी टाटा ने इंडिया के कठिन समय में हेल्प की। 1962 की इंडिया चाइना वार और 1965 में इंडियो पाक वार में उन्होंने गवर्नमेंट को हर तरह की मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने अपने इंजीनियर्स को दिल्ली भेजा ताकि वह मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने में हेल्प कर सके। उन्होंने अपने एयर इंडिया का एक्सपीरियंस यूज किया और इंडियन एयरफोर्स के लिए 10 ईयर डिफेंस प्रिपेयरनेस प्लान बनाया। गवर्नमेंट और इंडियन एयरफोर्स को इस रिपोर्ट से काफी मदद मिली। जेआरडी टाटा को इसी मदद के चलते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ऑनररी एयर कमांडर की पोस्टिंग भी दी। ईयर 1991 में जेआरडी टाटा ने टाटा ग्रुप के कंपनी का नंबर 84 कर दिया था। 24,000 करोड़ का था और 2,70,000 एम्प्लॉयज काम कर रहे थे। जेआरडी टाटा के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने के बाद सर रतन टाटा को चेयरमैन बनाया गया। चेयरमैन बनने के 30 साल पहले सर रतन टाटा यूएसए में पढ़ाई कर रहे थे। तभी उन्हें जेआरडी टाटा का लेटर मिलता है, जिसमें उन्हें इंडिया आकर बिजनेस ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है। रतन टाटा ने इंडिया आकर टाटा स्टील को ज्वाइन किया और वहां उन्होंने नॉर्मल वर्कर बनकर काम किया। उनके डेडिकेशन और बिजनेस टैलेंट को देखकर उन्हें एक से एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने लगी। चेयरमैन बनने से पहले उन्होंने इम्प्रेस मिल को लॉस से निकालकर प्रॉफिटेबल बनाया और टेल्को में एक मेजर लेबर अनरेस्ट को सक्सेसफुली रिजॉल्व किया था। टाटा टेल्को कंपनी टेलीविजन रेडियो बनाती थी, उसका रेवेन्यू 200 करोड़ तक पहुंचा दिया। 1991 में सर रतन टाटा चेयरमैन बने तब उन्हें पता था कि टाटा कंपनी बाहर से तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन रियलिटी में कई चीजों में पीछे छूट रही थी। उन्हें लगा हाई टेक्नोलॉजी में काफी पीछे है। वो टाटा ग्रुप के थ्रू इंडिया में कुछ रिवॉल्यूशन करना चाहते थे। इसी माइंडसेट के साथ में उन्होंने देखा कि इंडिया के पास खुद के प्रोडक्शन की कोई कार नहीं थी। इसीलिए ईयर 1995 में सर रतन टाटा ने 100% इंडियन कार बनाने की ठान ली, लेकिन कार बनाने के लिए 2 बिलियन फंड की जरूरत थी। टाटा ग्रुप ने इसे अरेंज किया और उन्होंने फैक्ट्री बनाने के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एक कार कंपनी निसान का पुराना प्लांट खरीदा, जहां से सारे इक्विपमेंट डिसमेंटल करके इंडिया लाया गया, पुणे में रीबिल्ड किया गया। रतन टाटा ने खुद कार डिजाइन करने में एक अहम रोल दिया और फाइनली 1998 में कार को लॉन्च कर दिया, जिसे इंडिका नाम दिया गया। यह एक इंडियन कार थी, इसीलिए इसका नाम इंडिका रखा गया। ऑटोमोबाइल के बाद में रतन टाटा ने टेक्नोलॉजी में फोकस किया और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से हटकर सॉफ्टवेयर बनाने में फोकस किया और टीसीएस ने इंडिया और वर्ल्ड के बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर बनाना चालू कर दिया। टीसीएस की सक्सेस के बाद रतन टाटा ने टाटा मोटर्स पर फोकस किया। उन्होंने देखा कि इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन एक अफोर्डेबल कार नहीं खरीद सकती थी। नहीं चाहते हुए भी सारी फैमिली एक स्कूटर बाइक पे जाया करती थी।
जो काफी रिस्की था। उनका सपना था कि इंडियन फैमिली के लिए एक अफोर्डेबल कार बनाएं। इसीलिए उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वह एक ऐसी कार बनाएंगे जिसका प्राइस 1 लाख होगा। 2009 को अपने प्रॉमिस को रखते हुए उन्होंने 1 लाख प्राइस पर टाटा नैनो लॉन्च की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाटा नैनो एक फेलर साबित हुई। नैनो का सबसे बड़ा एडवांटेज था उसका प्राइस, लेकिन यही उसके फेलर का कारण बना। इंडियन लोग कार को एक स्टेटस सिंबल की तरह देखते थे। जिसके पास कार होती थी वह एक सक्सेसफुल माना जाता था। नैनो की प्राइस डिजाइन के कारण उसे वर्ल्ड चीपेस्ट का ऑटो रिक्शा कहा गया। जहां अदर ब्रांड की कार यूज करके लोग प्राउड फील किया करते थे, वही नैनो के कारण एम्बैरेस फील किया करते थे। इसीलिए नैनो फेलर साबित हुई। इस फेलर का टाटा मोटर्स ने काफी कुछ सीखा और आज हम देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स कितने अच्छे डिजाइन की कार बनाती है। और इसके साथ ही टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप की सबसे ज्यादा रेवेन्यू बनाने वाली कंपनी बन चुकी है। रतन टाटा चाहते थे कि इंडिया की कंपनी इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड में परफॉर्म करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने एक के बाद एक फॉरेन ब्रांड को एक्वायर करना चालू कर दिया। जैसे टाटा मोटर्स ने फॉरेन मार्केट में एक्सपेंड करने के लिए जैगवार और लैंड रोवर एक्वायर कर ली। ग्लोबल टी को एक्सपेंड करने के लिए टेटली, एटोक्लॉक जैसे बिजनेस एक्वायर कर लिए। बाकी बिजनेसेस भी फॉरेन में एक्सपेंड हुई और आज इन्हीं कारणों से टाटा ग्रुप का रेवेन्यू आधे से भी ज्यादा फॉरेन बिजनेस से आता है। सर रतन के लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने काफी कुछ अचीव किया। उसकी लिस्ट बहुत बड़ी है, चाहे वह टाइटन का स्लिमेस्ट वॉच बनाना हो या टीसीएस का पावरफुल सुपर कंप्यूटर बनाना या फिर टाटा स्काई को लॉन्च करना। ऑलमोस्ट हर एक बिजनेस में टाटा ग्रुप ने सक्सेस हासिल की। सर रतन टाटा का कहना था कि अगर तेज चलना है तो अकेले चलो और दूर तक चलना है तो सबके साथ चलो। टाटा ग्रुप ने इसी फिलोसॉफी के साथ काम किया। एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनी बनाई और एक तरफ स्कूल हॉस्पिटल बनवाए। टाटा ग्रुप हमेशा अपने कस्टमर, अपने एम्प्लॉयज और अपने देश को साथ में लेके चला है। आज जितना उन्हें सक्सेस मिला उससे ज्यादा उन्हें प्यार मिला है। ये कहानी थी टाटा ग्रुप की।